नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मोदी राज में इकोनॉमी हुई बम बम, जीडीपी ग्रोथ ने दिखाया दम, सरकार का घाटा हुआ कम। मार्च तिमाही में 6.1% ग्रोथ, चीन से कहीं आगे निकला भारत। राहुल गांधी ने फोन टैपिंग पर अमेरिका में फिर बोला झूठ, संसद की सदस्यता जाने पर भी कही दिल की बात। बीजेपी बोली नफरत का बाजार फैलाना बंद करे राहुल गांधी। शराब घोटाले का राज खोलने को तैयार हुए कारोबारी शरद रेड्डी बन गए सरकारी गवाह। केजरीवाल की टेंशन बढ़ी तो वहीं कोर्ट ने मनीष सिसोदिया पर लगाई पाबंदी। मणिपुर हिंसा पर अमित शाह सख्त, सीबीआई जांच का आदेश। न्यायिक आयोग का भी गठन, मृतकों के परिजनों को 10 लाख मुआवजे का ऐलान। पीएम मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड की हुई अहम मुलाकात। भारत नेपाल के बीच कई समझौतों पर लगी मुहर। पीएम ने कहा बॉर्डर नहीं बने बैरियर, हमारी पार्टनरशिप में। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात भारत की इकोनॉमी को लेकर आई अच्छी खबर की। मोदी सरकार ने जनवरी मार्च 2023 तिमाही के जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए हैं। जहां एक तरफ पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही है, तो वहीं भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर आए आंकड़े राहत देने वाले हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की जनवरी से मार्च तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.1% रही। साल 2022-2023 में जीडीपी ग्रोथ 7.2% रही। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इकोनॉमी पहली तिमाही में 13.1%, दूसरी तिमाही में 6.2% और तीसरी तिमाही में 4.5% बढ़ी है। मोदी सरकार के लिए ये बेहद अच्छी खबर है। तो वहीं आईएमएफ जैसी संस्थानों का कहना है कि भारत में मंदी आने की संभावना ना के बराबर है। जो अर्थव्यवस्था पर सवाल खड़े करते थे, इकोनॉमी पे सवाल खड़े करते थे, आज वो चुप क्यों है जीडीपी ग्रोथ को देखकर? देखिए, ये तो गर्व की बात है कि पूरी दुनिया मंदी के मार से परेशान है और हिंदुस्तान अकेला एक बड़ी इकॉनमी में है जो 7.2% ग्रोथ रेट दर्ज करा रहा है। वैसे जो अनुमान जो लगाया गया था कि पिछले साल जो ग्रोथ रेट होने वाला है वो 7% होने वाला है, लेकिन अनुमान से कहीं ज्यादा मोदी सरकार ने इसे अचीव किया है। देश की जनता को बधाई, लेकिन एक सवाल तो बनता है, ये तमाम एक से एक डूम्सडे प्रिडिक्ट करने वाले लोग कि हिंदुस्तान की इकॉनमी तो गर्त में चली गई, सब कुछ खत्म हो गया, चौपट हो गया, यही कह रहे थे ना सब। ये दलाल पत्रकारों का जत्था इकॉनमी नहीं है। हिंडन नदी में ढूंढने वाले लोग, हिंडनबर्ग के ऑफिस को दलालों की फौज खड़ी है। और ये रघुराम राजन राहुल गांधी के साथ बैठ के भाषण दे रहे थे कि देखिए बहुत ये गड़बड़ होगा और ज्यादा से ज्यादा इस साल जो है वो 5%, इफ वी आर लकी, मतलब 5% भी ग्रोथ रेट नहीं होगा, ये इनका प्रेडिक्शन था। और यहां लोग दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट उनको मानते हैं, आंकड़े सामने हैं। तो विपक्ष तो कुछ बोलने लायक ही नहीं बच पा रही है। चुनाव आपको लड़ना है किस पे? तो फ्री बिजली, फ्री पानी, ये मुफ्त की रेवड़ियां बांट के अब जूते पड़ रहे हैं कर्नाटक के अंदर। महिलाएं जिस जिस तरह की बातें कह रही है, जिस तरीके से आज खबर आई कर्नाटक के अंदर में उगाही करने के लिए गए थे बिजली डिपार्टमेंट के लोग, लोगों ने हॉस्पिटल भेज दिया मार के। बोला कहां है फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस राइड? तो फर्क बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है।
जी। अगली खबर में बात राहुल गांधी के अमेरिका दौरे से जुड़ी, जहां से वो लगातार देश विरोधी बयानबाजियां कर रहे हैं और पीएम मोदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ने सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप उद्यमियों के साथ बातचीत की है, जहां उन्होंने एक बार फिर से पेगासस का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा, एक समय था जब उन्हें पता था कि उनका फोन टैप किया जा रहा है और उन्होंने अपने आईफोन पर मजाक में कहा, हेलो मिस्टर मोदी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई राष्ट्र तय करता है कि वो आपका फोन टैप कराना चाहता है तो इसे कोई रोक नहीं सकता। साथ ही अपनी संसद की सदस्यता जाने का जिक्र कर कहा कि वो शायद पहले व्यक्ति थे जिन्हें मानहानि के लिए अधिकतम सजा मिली। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने एक बार फिर से चीन के मुद्दे पर भी बातचीत की है। जब उनसे पूछा गया कि अगले 5 सालों में भारत चीन के संबंधों को आप कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि भारत चीन के बीच संबंध आसान नहीं होंगे। चीन ने हमारी कुछ जमीनों पर कब्जा कर रखा है। ये राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान में इतना नफरत का सामान क्यों भरा है? देखिए, ये मोहब्बत की दुकान, लेकिन इस दुकान को में कोई खरीदार ही नहीं है। कुछ टुटपुंजी पत्रकार और कुछ ये जॉर्ज सोरोस के ऊपर पलने वाले ये टूल किट गैंग, उनके अलावा कोई सीरियसली इनको नहीं लेता है। कल आपने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमला किया, आज आपने जुडिशरी के ऊपर हमला कर दिया। भाई, सजा आपको दी जा रही है, क्यों दी जा रही है? वो आपकी बेवकूफी की वजह से। आप रिग्रेट कर लिए होते, आप यहां तक कह दिए होते कि आप जो मतलब लगा रहे हैं वो मेरा कहने का अर्थ नहीं था, लेकिन आप इस पे पॉलिटिक्स करना चाह रहे थे, नाखून कटा के शहीद बनना चाह रहे थे। तो जैसा आपके पास कोई चारा नहीं था। 5 बार लोअर कोर्ट में आपसे कहा गया कि डू यू रिग्रेट, आपने कहा नहीं। आप अगर कहती होते कि नहीं, हम तो बस प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कमेंट कर रहे थे, भावावेश में मुंह से निकल गया, आपको कोई सजा नहीं मिलती। फिर दूसरी चीज, पेगासस का मसला तो सुप्रीम कोर्ट से ही क्लियर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, एक्सपर्ट बिठाया, फोरेंसिक जांच के लिए मांगा फोन। आपने फोन दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अब आप कह रहे हो कि हमारे फोन में है 27 फोन जो जमा हुए, उसमें किसी में पेगासस नहीं निकला। सारे टॉम डिक एंड हैरी हिंदुस्तान में सब चिल्लाना शुरू कर चुके थे कि हमारे फोन में भी पेगासस है। ये स्टेटस स्टेटमेंट हो गया था कि हमारे फोन में भी। कई सारे ऐसे लोग जिनको कोई जानता तक नहीं, वो टेलीविजन पे आके कह रहे थे कि मोदी जी मेरी बात को सुनते हैं। क्या हुआ? कहीं कुछ नहीं निकला। तो ये आप अमेरिका किस चीज के लिए गए हो? हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान की जुडिशरी, 3 दिन में 3 कारनामे आपने कर दिए। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। जी। अब बात दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी। केजरीवाल सरकार की टेंशन बढ़ाने वाली शराब घोटाले के मामले में आज एक अहम मोड़ सामने आया। शरद चंद्र रेड्डी, जो इस मामले में मुख्य आरोपी थे, वो अब सरकारी गवाह बन गए हैं। कोर्ट ने उसे सरकारी गवाह बनाने की अनुमति देने की उसकी याचिका को स्वीकार कर लिया। तो वहीं मनीष सिसोदिया को लेकर कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया। सिसोदिया अब सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों और वकीलों से मिल सकते हैं, किसी भी बाहर के व्यक्ति से मुलाकात करने की इजाजत नहीं है। साथ ही कोर्ट ने सिसोदिया की पेशी के दौरान भीड़ इकट्ठा होने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि अगर मीडिया पर बैन लगाने की जरूरत होगी तो उस पर भी विचार करेंगे। ये दोनों ही खबरें केजरीवाल के लिए कितनी बड़ी टेंशन देने वाली है। बहुत बड़ा टेंशन गए, हो गया खेल खत्म। क्योंकि एक आदमी, एक आरोपी दिनेश अरोड़ा, वो बनता है सरकारी गवाह, तो कितने सारे खुलासे हो गए। कहाँ उगाही हो रही थी, किस किस रेस्टोरेंट वाले से पैसा उगाया गया। ये कट्टर ईमानदार है, भगत सिंह की औलाद कहते हैं अपने आप को ये लोग, पता नहीं क्यों। हर चीज में महात्मा गांधी, भगत सिंह, उसके नीचे ये लोग बात ही नहीं करता। तो दिनेश अरोड़ा से तो बहुत सारे खुलासे हो गए। ये शख्स शरद चंद्र रेड्डी, ये तो आज नींद नहीं आएगी। मनीष सिसोदिया को 3-4 दिन तक नींद आएगी। केजरीवाल की हालत खराब है। क्यों? क्योंकि जो शरद चंद्र रेड्डी है, ये दरअसल केसीआर की बेटी के कविता का राइट हैंड है।
और यही वो व्यक्ति है जो अक्सर दिल्ली आकर सिसोदिया के साथ बैठ के, विजय नायर के साथ बैठ के पॉलिसी क्या होनी चाहिए, कैसे हम क्या करेंगे, ये व्यक्ति पूरी प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन में शामिल था। दिसंबर 2022 में उसको गिरफ्तार किया गया। हालत खराब हो गई। बिजनेसमैन है बेचारा, उनको लगा कि भाई इतने बड़े बड़े लोग, तूती बोलती है उधर तेलंगाना में केसीआर की, उसकी बेटी का मैं राइट हैंड हूं, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। और दिल्ली में बचाने के लिए केजरीवाल है ही। दिसंबर 2022 से अब तक अब टूट गया। उसको समझ में आ गया कि अब कोई तरीका नहीं है, चारों तरफ से मैं फंस गया। उसने कहा कि जान बचानी है तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं सारे राज खोल दूंगा। तो ये केजरीवाल का यार, मनीष सिसोदिया का हमराज अब ये सारी चीजों को उगलेगा, क्योंकि कोर्ट ने आज ये कहा कि तुम्हारे ऊपर लगे चार्जेस को हम पार्डन कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं। अब आप खुल के जरा बताओ कि कौन है कट्टर ईमानदार और कौन है कट्टर बेईमान, और वाकई कहां कहां पैसा कैसे कैसे लूट हुआ है उसकी जानकारी। तो बहुत बड़ी और बहुत बुरी खबर। जी, अब बात मणिपुर हिंसा की, जिसको लेकर अमित शाह सख्त है। गृह मंत्री अमित शाह हिंसाग्रस्त मणिपुर के दौरे पर है, जहां से उन्होंने मणिपुर की बेहतरी के लिए कई बड़े बड़े ऐलान किए हैं। मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर दर्ज मामलों की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया। कल से ही सर्च ऑपरेशन भी शुरू हो जाएगा। साथ ही भारत सरकार की ओर से एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जुडिशियल कमीशन का गठन किया जाएगा। ये कमीशन सभी पहलुओं पर जांच करेगा कि हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है। साथ ही जिन लोगों ने हिंसा में अपनी जान गंवाई है, उनके परिजनों को 10-10 लाख की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया। 5 लाख रुपए केंद्र सरकार और 5 लाख रुपए मणिपुर सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। अब सीबीआई जांच होगी, आगे क्या सब कुछ सच सामने आ जाएगा। देखिए, आज अमित शाह ने डेमोन्स्ट्रेट किया, ये साबित किया कि वो एक बहुत ही मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है। इस तरह की घटना, पूरा राज्य धू धू करके जल रहा है। दर्जनों लोग ऑफिशियली उनकी मौत हो गई अफवाह से। अब इस बात को समझिए, ये जो बार बार इस बात को हम लोग कहते हैं कि ये जो दलाल पत्रकारों का जो जत्था है, ये जो टूल किट गैंग है, जॉर्ज सोरोस और चाइनीज पैसे के ऊपर अय्याशी करने वाले ये लोग, ये अफवाह की वजह से वहां इतने सारे लोगों की जान भी गई, घरों को आग भी लगाया गया, सिर्फ महज अफवाह कि मेतीज को जो है वो ट्राइबल की कैटेगरी में डाला जा रहा है। हिंसा भड़की है और गृह मंत्री ऑन द स्पॉट वहां पहुंच के वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, सिविल सोसाइटी से मिल रहे हैं, वहां पे धर्मगुरुओं से मिल रहे हैं, वहां के स्पोर्ट्समैन से मिल रहे हैं, वहां के सिंगर, सारे लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया। और आज जो फैसला दिया गया, सबसे बड़ी चीज उन्होंने अपील की है कि जिस जिस व्यक्ति के पास हथियार है वो आज जमा कर दो, नहीं तो फिर जब सर्च ऑपरेशन होगा तो जिस किसी के पास हथियार मिलेगा तो बहुत सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। जहां जहां हिंसा हुई उस पर मरहम भी लगाया और जो हिंसा करने वाले लोग हैं उनको सख्त चेतावनी भी दे दी। और उन्होंने कहा ये नागा कुकी वर्सेस मेती का ये मसला बन गया। क्यों बना, कैसे बना, कैसे अफवाह के जरिए आप एक राज्य के अंदर इतना बड़ा, और मैं आपको बता दूं, ये टूल किट गैंग, ये वामपंथी, ये दलाल पत्रकारों का जो जत्था है, ये 2024 से पहले इस तरह की कार्रवाई, ये तो सिर्फ एक टेस्टिंग था। बड़े बड़े राज्यों में भी ये दंगा अफवाह के जरिए फैलाने की काबिलियत रखते हैं। गृह मंत्री जी को इस तरह के एलिमेंट्स के ऊपर बहुत कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है। जी, आखिरी खबर में बात एक अहम मुलाकात की, जिस मुलाकात से चीन पर बड़ा असर पड़ने वाला है। और ये मुलाकात हुई है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच में। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के पीएम ने कई परियोजनाओं को हरी झंडी भी दिखाई। साथ ही पीएम मोदी ने कई बड़े बड़े ऐलान भी किए। मुलाकात पर पीएम मोदी ने कहा, रामायण सर्किट से संबंधित परियोजनाओं में
तेजी लाई जानी चाहिए। हम अपने रिश्ते को हिमालय जितनी ऊंचाई देने के लिए काम करते रहेंगे। इसी भावना से हम सभी मुद्दों का, चाहे सीमा का हो या फिर कोई और विषय, सभी का समाधान करेंगे। ये जो आज मुलाकात हुई है, इससे चीन क्यों बौखला रहा है? देखिए, चीन नेपाल को एक कॉलोनी बनाना चाहता। वहां पर जिस हिसाब से ये प्रचंड साहब जो प्रधानमंत्री बने, नक्सलाइट हैं, जेएनयू से इन्होंने पढ़ाई की है, और वहां पे जो माओवादी, ये चाइनीज पैसे के ऊपर हथियार खरीदने वाली पार्टी से ये लोग, इन लोगों ने हिंसा के जरिए ये सत्ता पे काबिज हुए हैं। ये पूरी की पूरी पार्टी चाइनीज, जो कह सकते हैं जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टी है 2-3, वो सब कंट्रोल होता है चीन से, बीजिंग से। और ऐसे में अगर प्रचंड साहब हिंदुस्तान आ रहे हैं, मोदी से बात कर रहे हैं, तो एक तो मिर्ची जरूर लगेगी। क्यों ऐसा हो रहा है, इसको समझना जरूरी है। जिस हिसाब से चीन ने पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए, मैं बार बार कहता हूं, चीन का ये ऑपरेट करने का तरीका है। वहां पहले कोई और सरकार थी, वामपंथी विपक्ष में थे, उनको पैसे दे करके, उनको आर्म्स दे करके, उनको तरह तरह की चीजें दे करके, प्रोपेगेंडा के जरिए आप उनकी सरकार बनवाते हो। हिंदुस्तान में भी इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज को फंड किया जाता है, और जब उनकी सरकार बन जाती है तो इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे, वहां उसकी स्थिति, जो चाइनीज एम्बेसडर है, आप कहीं सुने कि पूरी की पूरी पार्टी वहां चाइनीज एम्बेसी के अंदर दंडवत रहती है, बीजिंग का आदेश का इंतजार करती हो? लेकिन जनता नाराज है, क्योंकि जनता को यह लगता है कि इससे बेहतर तो हिंदुस्तान है, कम से कम उसकी कॉलोनी तो नहीं बनेंगे। चीन पूरी तरीके से कब्जा करना चाहता है नेपाल के ऊपर, उसको एक बफर जोन की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। हिंदुस्तान इसी कोशिश में जुटा हुआ है कि कम से कम वहां की जनभावना जो है वो चीन के खिलाफ जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही, पर आज अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में चर्चा करेंगे विपक्षी एकता का पीएम मोदी पर कितना पड़ेगा असर। तो देखना ना भूलें ब्लैक एंड व्हाइट, साथ ही देश विदेश की बाकी खबरों और उनके एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।